सही मायने में मैं बताऊँ, जिस तरह नरेंद्र भाई मंत्रियों को पूछते रहते हैं कि क्या परेशानी है, कैबिनेट में भी पूछते हैं, सब कुछ करते हैं, केशु भाई ने कभी भी कोई मंत्रियों को बुलाकर ऐसा नहीं पूछते थे कि आपको परेशानी क्या है, कुछ नहीं। कैबिनेट में भी 10-15 मिनट में, आधा घंटा में कैबिनेट पूरी हो जाती थी। और यहाँ तो आपकी मैराथन चलती है। मैराथन चलती है। अच्छा ये बताइए, ये जो कितने % काम आप अपने बलबूते पर केशु भाई के ज़म्मे में कर पाई, और मान लो 10 का स्केल अगर हम लें तो 10 में से कितने नंबर तब आपने दिए अपने काम को, और उसके बाद जब नरेंद्र भाई आए तो क्या क्या बदलाव आया? केशु भाई के पास मैं एक बार गई थी, एक बार, इसलिए कि जो टीचर्स की नई अपॉइंटमेंट करनी थी तो फाइनेंस में जाना ही पड़ेगा। तो फाइनेंस में जाने के लिए केशु भाई के साथ और फाइनेंस मिनिस्टर के साथ मैंने मीटिंग रखी थी, और वहाँ उसी समय फाइनेंस मिनिस्टर को केशु भाई ने बोला कि भाई जो बहन बोलती है तो आप देख लो, बस वही हमारी एक मीटिंग। ये कितने काल की बात है जो एक मीटिंग आप कह रही हैं? कितने महीनों, सालों में? 98 की बात है, शुरू में। नहीं, पर उनकी सरकार कब से कब तक रही? 98 में केशु भाई आए और 3.5 साल रहे। 3.5 साल में केवल एक मीटिंग की आपने? यहाँ तो आपकी हर हफ्ते मिनिमम होती है। मीटिंग होती है। और दूसरा कोई काम ही नहीं देते थे ना कोई। इधर तो मान लो कि भाई नर्मदा का काम है तो चलो मीटिंग करो, क्या क्या हो रहा है, मेट्रो का काम है तो क्या हो रहा है, वो हाउसिंग का काम है तो ये कोऑर्डिनेशन जो हर वक्त। तो ये जो जितने आपके पास आज डिपार्टमेंट्स हैं, ये आप सक्सेसफुली कर पा रही हैं, इसका ये भी शायद कारण है कि जो सिनर्जी और कोऑर्डिनेशन की बात नरेंद्र भाई करते हैं। हाँ। कि सब डिपार्टमेंट्स मिलके टीम वर्क हो। नहीं, ऐसे कोई मानो कि हाउसिंग के लिए हमें काम करना है, क्योंकि राज्य सरकार ने 22 लाख मकान हम देने वाले हैं जो काम किए, तो इसमें तो 3-4 लोगों को बैठना ही पड़ेगा। तो साहब ने क्या किया कि एक कोर कमेटी बना दी, मैं, नितिन भाई, सौरभ भाई और भूपेंद्र सिंह, 4 लोग। कौन? और भूपेंद्र सिंह, हम 4 लोग बैठते हैं। 4 लोग बैठते हैं तो उनकी चर्चा करते हैं क्या करना चाहिए। फिर नरेंद्र भाई के पास हम रखते हैं कि हम लोगों ने ये तय किया, इसमें नरेंद्र भाई अपना कोई सुझाव देते हैं कि भाई ये ऐसा करो, ये नहीं, लेकिन ये रखो, ये रखो, ये रखो। और बाद में जो अधिकारी है वो फिर से वो बनाता है, हम फिर से देखते हैं और फिर से नरेंद्र भाई के सामने रखते हैं, तो वो ओके करते हैं, तो ओके हो जाता है तो हमारा काम शुरू हो जाता है। मतलब कोऑर्डिनेशन जो अलग अलग इंटर डिपार्टमेंटल है। ऐसी जो योजनाएं हैं जो सबके साथ मिलकर करना है, तो इसमें तो कोऑर्डिनेशन रखना ही पड़ेगा। बाकी ऐसा है कि मुझे कोई टीपी देखना है या मेरा डीपी का काम होता है, इसमें कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता नहीं रहती है। टीपी क्या मतलब? टाउन प्लानिंग। टाउन प्लानिंग। अच्छा, दूसरा, कमिंग बैक टू द स्कूल थिंग, तो केशु भाई ने आपको टीचर्स की, कितने टीचर्स भर्ती करने की उस वक्त इजाज़त दी थी? 20,000 बस। तब भी गैप बहुत बड़ा था 20,000 से। लेकिन 20,000 टीचर्स की भर्ती हो तो बजट कितना चाहिए? तो हर साल, बाद में हर साल 20,000, 10,000, 15,000 भर्ती करते रहे और आज तक 1.5 लाख टीचर्स की भर्ती हो गई। अब जब नरेंद्र भाई आए तो क्या फ़र्क आया? इसी आप यू कंटिन्यूड एजुकेशन में? एक तो हमारी जो फाइलें डिले होती रहती थी, 6 महीना 8-8 महीना तक फाइलें चलती नहीं थी, वो अभी 1 महीने में या 1.5 महीने में फाइलें क्लियर हो जाती है। एक फ़र्क आया। दूसरा, वो पूछते रहते हैं कि भाई ये आपका काम हो गया, कितना हुआ है, इसमें कोई अड़चन है कि नहीं है, तो हम बताते रहते हैं कि अड़चन है। दूसरा, हम टेलीफोन भी कर सकते हैं नरेंद्र भाई को, कभी भी आप टेलीफोन करो तो वो हमेशा, यदि मान लो कि मीटिंग में बैठे हैं तो 10 मिनट के बाद या पूरी होने के बाद तुरंत फ़ोन आ जाएगा कि बोलो क्या काम था। तो हम बताते हैं कि वो प्रश्न है हमारे सामने, तो तुरंत वो बता देते हैं कि आप उनको मिलो या ऐसा करो, आप वो कर लो, आप सोचते हो तो सही है। ऐसे करके उनकी जो स्पीडी डिस्पोजल हो जाए। और इन्वॉल्वमेंट भी बहुत है। तीसरा, कोई नई स्कीम बनानी है, उनको लगता है कि जो मुझे याद नहीं आता है या मुझे विचार नहीं आता है,
तो नरेंद्र भाई को विचार आता है कि भाई एजुकेशन में ये करना चाहिए, रूरल में ये करना चाहिए, इसमें वो करना चाहिए, तो नए विचार भी हमें देते हैं कि ये काम करना चाहिए, करो, जरा उसका सर्वे कराओ, सर्वे करने के बाद मेरे सामने रखो, तो हम लोग वही करते हैं कि भाई चलो सर्वे करो, सर्वे करने के बाद वो करो। तो ऐसी नई कोई स्कीम उनके मन में आती है, बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं, हमारे अधिकारी भी अच्छी तरह से करते हैं, मंत्रियों भी अच्छी तरह से करते हैं। मंत्रियों का प्रवास भी इतना ज़्यादा रहता है, गांव-गांव में जाना या तालुका प्लेस पर जाना, सबको मिलना। और दूसरा, मुझे मानो कि जो इरिगेशन के बारे में कोई कंप्लेन मेरी पास आती है तो मैं इरिगेशन मिनिस्टर को तुरंत ही बता देती हूँ कि भाई ज़रा देख लेना, वहाँ वो कंप्लेन है तो आप पूरा कर दो। तो ऐसे हमारे मंत्रियों के बीच में अच्छा तालमेल रहता है। पर टीम बहुत छोटी है, बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि अरे इतने सारे पोर्टफोलियो, ये किसी को ट्रस्ट नहीं करते, ये उनके विरोधी बहुत बोलते हैं। विरोधी तो बोलेंगे, लेकिन हमें कोई तकलीफ नहीं होती है, हम तो काम करते हैं और काम करके दिखाते हैं, ऐसा नहीं है। अहमदाबाद राय यूनिवर्सिटी प्राइवेट, हाँ, वहाँ दिल्ली में भी है। तो उन्होंने कहा कि भाई नरेंद्र भाई ने उनको पास तय करवाया है कि हर साल 250 गरीब बच्चियों को फ्री में पढ़ाना है। तो ये काम मैं करती हूँ, उन बच्चियों का चुनाव, बच्चियों को ढूंढना, वहाँ भेजना, ये काम मैं करती हूँ। और आज 80 बेटियाँ तो वहाँ दाखिल हो गई हैं। गत साल 105 बेटियाँ दाखिल हुई थी। तो ऐसे लोग आते हैं तो हम भेज देते हैं कि भाई उनको पढ़ाओ वहाँ। अच्छा, नरेंद्र भाई जिस स्पीड से काम करते हैं, इसकी वजह से, जैसे उन्होंने जो पब्लिक सेक्टर की अंडरटेकिंग, मतलब हाँ, एमएलए को नहीं देना, प्रोफेशनलाइज करो, जो बंदर बांट होता था पेट्रोनेज का, ये हटा दिया, तो इसमें पार्टी में गुस्सा रहता है इस वजह से? ऐसा नहीं है, हमारे कई पार्टी के कार्यकर्ता चेयरमैन वगैरह हैं। हाँ। अच्छा, मैंने तो ये सुना था कि औडा के चेयरमैन धर्मेंद्र भाई शाह है। हाँ। वडोदरा के चेयरमैन है नारायण भाई पटेल। फिर वहाँ भावनगर में हमारे चेयरमैन हैं अघोष भाई शाह, रखे हैं सबको। महिला आयोग की चेयरमैन हमारे हैं, महिला आर्थिक विकास की महिला चेयरमैन है सीताबेन नायक। सब नहीं, महिला कमीशन का ना, महिला कमीशन में भी है और बोर्ड निगम में भी है। निगम की बात नहीं मैं कर रही, तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की बात कर रही हूँ, उसमें नहीं, वो तो उसको प्रोफेशनलाइज कर दिया। पहले से नहीं है। अच्छा, वो पहले से नहीं। तो अभी पार्टी में मतलब केशु भाई और इन्होंने तो जितना किया विरोध, जिस रूप में किया, पार्टी में तो डिसिप्लिन आ गया है, पूरा डिसिप्लिन है, और इसीलिए डरते हैं दिल्ली वाले। और हम लोग कभी ऐसा नहीं किया है कि जो ज़्यादातर महिलाओं का मैं देखती हूँ, तो जो सक्रिय महिला है, समय देती है, अच्छा काम करती है, तो उनको आगे जाना ही चाहिए और उनको आगे ले जाना भी चाहिए। ये हम लोग करते हैं। और ऐसा नहीं है कि भाई चलो मेरी कॉम्पिटिटर है इसलिए उनको धक्का मार के फेंक दो, ऐसा नहीं करते हैं। और पार्टी में भी जो हमारी जो बॉडी बनती है जिले में, डिस्ट्रिक्ट में या स्टेट में, तो इसमें 30% महिलाओं को लेते हैं संगठन में, और जिम्मेवारी भी सौंपते हैं कि कोई विधानसभा की बैठक लेनी है तो महिलाएं पहुंच जाती है लेने के लिए। मेयर का रिजर्व सीट होता है लेकिन डेप्यूटी मेयर का रिजर्व नहीं होता है। डेप्यूटी का नहीं होता है, फिर भी हम रखते हैं कि जहाँ पुरुष मेयर है तो डेप्यूटी मेयर महिला को रखना है। दूसरा मुझे अच्छा लगा कि अब जो हमें अंदाज़ा नहीं था कि एमएलए और मिनिस्टर का तालमेल कैसे बैठे, ये जो उसको भी संस्थात्मक रूप दिया है। रेगुलर उनकी मीटिंग घट बनाए हैं, जितने हमारे जो जितने मंत्री हैं और हमारे 120 एमएलए हैं, तो 7-8 एमएलए का एक घट बना है और मैं उनकी प्रभारी हूँ। तो मंगलवार को वे लोग मेरे इधर आएंगे, मुझे मिलेंगे। मतलब 7-8 का घट बनाया, 8-10 का घट, हर एक मिनिस्टर के साथ 7-8 एमएलए का घट है। उनकी कोई परेशानी है, वहाँ कुछ काम है नहीं होता है, तो वे लोग हमें बताते हैं और मैं वो और सभी मिनिस्टर
एक दूसरे को पूछकर वो उनका वो काम है, जरा परेशानी है तो जरा आप देख लीजिए, ये सब हम लोग करते हैं। घर पर आते हैं, भोजन करते हैं। हम भी विधानसभा चलती है तो एमएलए के यहाँ भोजन करने के लिए जाते हैं, गट के लोग मिलते हैं, डिस्ट्रिक्ट के एमएलए मिलते हैं सब। मैं प्रवास में जाती हूँ तो वहाँ कोई एमएलए मेरी गाड़ी में मैं बिठाती हूँ, हमारे संगठन के अध्यक्ष हैं उनको गाड़ी में बिठाती हूँ। वो प्रवचन के लिए हम कहते हैं कि आप बोलिए, कुछ कहना है तो कहिए। भोजन के साथ हम रहते हैं, सबको समय मिले तो उनके घर पर भी जाते हैं। और उनका भी घर पर जाते हैं तो आसपास के लोग भी मानते हैं कि मंत्री उनके घर पर आए हैं, तो उनका भी जरा बढ़ता है समाज में